ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चीन के दौरे पर गए पाकिस्तान के सेना प्रमुख को वहां डांट पड़ी है क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों को नहीं रोक पा रहा और वो खुलेआम पाकिस्तान की सरकार को धमका रहे हैं। 2 दिन पहले आईएसकेपी ने पाकिस्तान को धमकी दी थी और सीपीईसी प्रोजेक्ट रोकने को कहा था। उन्होंने चीन के नागरिकों पर हमला करने की भी धमकी दी थी। खबर है कि इसी बारे में मुनीर और शहबाज शरीफ को डांट खानी पड़ी क्योंकि आतंकी संगठन आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने पाकिस्तान को धमकी दी थी, जिसने वहां के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ की वजीयत करवा दी और पाकिस्तान फंस गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऐसे समय में चीन के दौरे पर हैं जब चीन और अमेरिका में जबरदस्त टेंशन है और आसिम मुनीर इसी टेंशन का फायदा उठाने चीन पहुंच गए, जिससे अमेरिका नाराज हो गया। लेकिन असली पेच तब फंसा जब मुनीर को चीन में रहते हुए चीन की नाराजगी भी झेलनी पड़ी, क्योंकि आतंकी संगठन आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने वीडियो जारी करके पाकिस्तान की सरकार और सेना को धमकी दी। 21 मिनट के वीडियो में आतंकियों ने साफ कर दिया कि वो चीन के नागरिकों को निशाना बनाएंगे और सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम नहीं होने देंगे, जिसके बाद चीन तमतमा गया। और खबर आएगी चीन ने बीजिंग में मौजूद आसिम मुनीर को जमकर लताड़ा और साफ कर दिया पाकिस्तान में मौजूद चीन के नागरिकों को खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। यही नहीं, चीन ने भी यह बोल दिया कि सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी आंच नहीं आनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की शामत आ जाएगी। आसिम मुनीर चीन गए थे मदद लाने, लेकिन वहां उनकी बेइज्जती हो गई और पैसों और हथियार की जगह उन्हें चीन की डांट मिली। हद तो तब हो गई जब आईएसकेपी की धमकी से भड़के चीन ने शहबाज शरीफ को फटकार लगा दी। खबर है कि चीन के प्रधानमंत्री ने खुद शहबाज शरीफ को फोन किया और चीन के नागरिकों की सुरक्षा और सीपीईसी के काम में देरी के मुद्दे पर भड़क गए। सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान से चीन के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक बन रहा है, जिसके तहत चीन के शिनजियांग से पाकिस्तान के ग्वादर तक रेल लाइन और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। लेकिन कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान के पास इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैसे ही नहीं है। वो चीन के कर्ज तले दबा हुआ है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए चीन से दोबारा कर्ज मांग रहा है, जिसके लिए पहले आईएसआई चीफ और फिर आसिम मुनीर चीन पहुंचे। पाकिस्तान को जैसे ही लगा कि अब उसकी दाल गलने वाली है, आईएसकेपी की धमकी ने उसका खेल बिगाड़ दिया, क्योंकि उसने पाकिस्तान की सरकार को ही नहीं, पाकिस्तान में चीन के बढ़ते दखल को भी निशाने पर लिया। या यूं कहें कि पाकिस्तान में आतंक फैलाने वाले आतंकी चीन से चिढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां की सरकार और सेना चीन के दम पर उछलती है और इसीलिए उन्होंने ऐसे समय में वीडियो जारी किया कि पाकिस्तान की चीन के सामने नाक कट जाए। लेकिन उनकी धमकी ने पाकिस्तान का डबल नुकसान कर दिया, क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों नाराज हो गए और पाकिस्तान न घर का रहा न घाट का। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले में केस दर्ज किया गया। वहां 22 अप्रैल यानी ईद के दिन सड़क पर नमाज पढ़ी गई थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सैकड़ों की भीड़ सड़क पर नमाज पढ़ते और एक दूसरे से गले मिलते नजर आई। बताया गया कि ये वीडियो कानपुर में बेगमपुरवा ईदगाह के बाहर का है, जिसके बाद इस मामले में ईदगाह कमेटी के सदस्यों समेत 50 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। इस बीच कोलकाता के पास हावड़ा में रामनवमी में हुई हिंसा की जांच केंद्र की एजेंसी एनआईए करेगी। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया, जिसके बाद अब इस केस की फाइल, सीसीटीवी फुटेज और सभी सबूत एनआईए को सौंप दिए जाएंगे, जिसके लिए अदालत ने बंगाल पुलिस को 2 हफ्ते का वक्त दिया। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एनआईए जांच का आदेश दिया। उधर अपने दुश्मन ईरान के खिलाफ यूरोप को अपने पाले में लाने के लिए इजरायल के विदेश मंत्री स्पेन पहुंच गए। ईरान और इजरायल में जंग के आसार काफी ज्यादा हैं। ऐसे में युद्ध छिड़ने से पहले इजरायल ईरान के खिलाफ खेमेबंदी में जुटा है और यूरोप में तो पहले ही ईरान के खिलाफ माहौल है, इसलिए इजरायल मौके का फायदा उठाने में लगा है। स्पेन से इजरायल के अच्छे रिश्ते हैं और अभी स्पेन यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता भी संभाल रहा है, इसलिए इजरायल के विदेश मंत्री स्पेन के दौरे पर पहुंच गए। इजरायल की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस महीने की शुरुआत में चेतावनी दी थी कि रमजान का महीना खत्म होने के बाद इजरायल की जंग शुरू हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान की हिम्मत काफी बढ़ गई है। यही वजह कि इजरायल ईरान के पड़ोसियों को भी साधने में लगा है। पिछले हफ्ते ही इजरायल के विदेश मंत्री पहले अजरबैजान और फिर वहां से तुर्कमेनिस्तान गए थे। ये दोनों ही देश ईरान के पड़ोसी हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पुतिन का सुलह कराने वाला प्लान काम नहीं आया, जिसके बाद वहां दोनों देशों के बीच दोस्ती कराने की जिम्मेदारी उन्हें एक नए अधिकारी को देनी पड़ी, जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी बताए जाते हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के मसले को सुलझाने के लिए पुतिन ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन दोनों देशों के बीच समझौता होने के बजाय हर दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि पुतिन ने 2020 से वहां मौजूद अपने शांति दूत को वापस बुलाने का फैसला लिया और उनकी जगह एक नए अधिकारी को यह काम सौंप दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने जिस नए अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी वो रूस की सेना के डिप्टी कमांडर हैं और पुतिन को भरोसा है कि जनरल अलेक्जेंडर लिसोव उनका यह काम पूरा कर देंगे। असल में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख को लेकर कई साल से तलवारें खिंची हैं, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यह इलाका मुस्लिम बहुल देश अजरबैजान के हिस्से आया, जबकि यहाँ रहने वाली ज्यादातर आबादी ईसाई है
और वो आर्मेनिया का हिस्सा बनना चाहती थी, जिसके लिए बाकायदा वहां की संसद में वोटिंग भी हुई। पर अजरबैजान ने वहां भड़के आंदोलनों को जैसे ही दबाने की कोशिश की, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया, जिसका असर ये हुआ कि कई सालों से ये दोनों देश एक दूसरे से आए दिन उलझते आ रहे हैं। हालांकि पुतिन ने इन दोनों के बीच सुलह कराने की कसम खाई है और इसी के लिए उन्होंने अपनी सेना के डिप्टी कमांडर को वहां शांति समझौता कराने के लिए भेज दिया। उधर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में दिवाली के दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। पेंसिल्वेनिया के सेनेटर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और बताया कि अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया ने हिंदू त्योहार दिवाली को नेशनल हॉलिडे घोषित कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में 2 लाख से ज्यादा दक्षिण एशिया के लोग रहते हैं जो वहां दिवाली के त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से पेंसिल्वेनिया में दिवाली के दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया। इस बीच भारतीय मूल के तंगराजू को सिंगापुर में फांसी पर लटका दिया गया। गांजे की तस्करी के मामले में कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी और इसी सजा को खत्म करने के लिए उसने सिंगापुर की राष्ट्रपति हलीमा याकूब से गुहार लगाई थी, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद तंगराजू को फांसी की सजा दे दी गई। बताया गया कि सिंगापुर में तंगराजू सुपैया पर साल 2017 में 1 किलो गांजे की तस्करी करने का आरोप लगा था और उसे कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए साल 2018 में मौत की सजा सुनाई थी। उधर सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए भारतीय सेना ने नई साइबर यूनिट तैयार कर ली, जो सुरक्षा के साथ चीन और पाकिस्तान के साइबर अटैक का उसी की भाषा में जवाब देगी। यानी भारतीय सेना की ये यूनिट बिना गोली चलाए या बिना मिसाइल दागे दुश्मनों को सबक सिखाएगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की अध्यक्षता में पिछले हफ्ते हुए सैन्य कमांडरों के सम्मेलन के दौरान इस यूनिट को बनाने का फैसला लिया गया, जिसका नाम कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग रखा गया। हालांकि पहले से ही भारतीय सेना की डिफेंस साइबर एजेंसी दुश्मनों की साइबर हमलों से निपटने के लिए काम कर रही थी। अब इस यूनिट के बनने से चीन और पाकिस्तान की तरफ से होने वाले बड़े साइबर अटैक का मुंहतोड़ जवाब तुरंत दिया जा सकेगा, क्योंकि जमीन पर हथियारों के साथ होने वाली जंग के साथ ही अब साइबर हमलों के जरिए दुश्मन को हराया जा सकता है। तकनीक के इस्तेमाल से सेना की नई यूनिट वो कर सकती है जो जंग के मैदान में लड़कर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस यूनिट में साइबर स्पेस के उन योद्धाओं को रखा गया है जिन्होंने सॉफ्टवेयर के जरिए नए साइबर टूल्स तैयार किए हैं, जो सेना के भीतर के कम्युनिकेशन सिस्टम को सुरक्षित रखेंगे और दुश्मन की साइबर घुसपैठ को रोकेंगे। इतना ही नहीं, इस विंग के साइबर योद्धा भारत के खिलाफ होने वाले किसी भी तरह के दुष्प्रचार को भी रोकेंगे और उनका जवाब देंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना की ये यूनिट जम्मू कश्मीर, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में तैनात होंगी। भविष्य में होने वाली साइबर वॉर की तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना ने पिछले साल पहली बार 2 दिन का साइबर युद्धाभ्यास भी किया था। इस दौरान भारतीय सेना के साइबर योद्धाओं ने अपनी तकनीक और ताकत का प्रदर्शन किया था। इधर यूपी के प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में माफिया सरगना रिजवान अहमद के अवैध कब्जे वाली जमीन पर बुलडोजर चलाया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई और देखते ही देखते जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। अंदर बनाई गई सड़क को भी तोड़ा गया। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात रहे ताकि कोई हंगामा खड़ा ना हो। अतीक के गुर्गों में शामिल नहीं था ये भूमाफिया रिजवान अहमद पर जबरन जमीन कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है और इसी मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेमो ऐप के जरिए कर्नाटक बीजेपी के 50 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसकी तैयारी के लिए पीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस के मुफ्त बिजली समेत दूसरे वादों पर भी तंज किया। कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब भाई भतीजावाद की गारंटी। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनावों में मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ते समेत 4 वादे किए हैं जिन पर पीएम ने निशाना साधा। इस बीच रूस के मीडिया का दावा है कि यूक्रेन को चौंकाने के लिए पुतिन की सेना ने ग्लाइड बमों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वहां के मीडिया के मुताबिक पिछले हफ्ते रूस के एक फाइटर जेट से बेलग्रद शहर पर गलती से जो बम गिरा था वो ग्लाइड बम ही था, जिससे इतना जोरदार धमाका हुआ था कि सड़क फट गई और वहां कई फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। अब वही ग्लाइड बम रूस ने यूक्रेन की जंग में उतार दिया।